हम्म। आज हमारे साथ एक बार फिर एक जाना पहचाना चेहरा, देश का जाना माने वकील, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, अश्वनी कुमार जी हमारे साथ हैं। ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता हो कि अश्वनी कुमार जी को हम रेगुलर क्यों बार बार इनवाइट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे और उनके बीच में जो चर्चाएं इस लाइव शो से पहले और बाद में होती रही हैं, उसमें इतने सारे विषय हैं कि अगर हम डेली वेजेस पे भी अगर हम लोग बात करें तो इस देश के साथ, इस राष्ट्र के साथ कितनी चीजें छुपाई गई हैं, दबाई गई हैं, और किस तरीके से एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाया जाता है कि इसके लिए तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत ये करना पड़ेगा, बहुत वो करना पड़ेगा। लेकिन जब अश्वनी जी को जब जब भी मैं बात करता हूं, जब जब भी वो हमारी रिक्वेस्ट पे आते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद हमने, सरकारों ने तो हमारे आंख कान नाक बंद किए ही किए, समाज ने भी ये सोच लिया कि जो जो सरकार बताएगी, जो राजनीतिक लोग बताएंगे, बस वही है, बाकी हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम 3-3 4-4 घंटे की फिल्मों में अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन कभी भी पीछे हट के नहीं देखते कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं। उसके लिए कहीं से नई कोई कानून नहीं बनाना है, कुछ चीजों को आगे और पीछे करना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आदेश अब तक दिए हैं, कैसे कैसे आदेश दिए हैं। तो अगर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक कारणों से कुछ काम नहीं करना चाहते तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट की भी ढाल है। तो आज हमारे साथ जो जो विषय हमने चुना है खासतौर से, वो आप सब देख रहे होंगे, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर जिन मुसलमानों के साथ सिख जो थे रोटी बोटी की बातें कर रहे थे, भारत सरकार को गाली देने के लिए एक दूसरे की बिरयानी खा रहे थे, उन्हीं मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर में सिख बेटियों को उठाया और उनका धर्म बदल करके उनका मजहब में उनको कन्वर्ट कर दिया। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि अभी कुछ दिन दो पहले भी आपने देखा होगा कि दिल्ली के बटला हाउस से दो मुसलमान मौलवियों ने किस तरीके से 1,000 बच्चों को कन्वर्ट किया, और उसमें मूक बधिर बच्चे थे, तब भी हमने अश्वनी जी को बुलाया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। ये 1995 की बात हो रही है, और उस 1995 से लेके आज की अगर हम डेट करें तो कोई 25 साल निकल गए। और इस बीच में पीवी नरसिम्हा राव साहब थे 1995 में, अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर एच डी देवेगौड़ा साहब आए, आई के गुजराल साहब आए, और फिर दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी आए सत्ता में, और मनमोहन सिंह, कोई 5 प्रधानमंत्री निकल गए, 25 साल निकल गए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा था, सरकारों ने उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। और वर्तमान जो हमारे ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के अंडर में, इसमें भी करीब करीब 7 साल हमारे निकल गए। हम कोई सरकार से एक कोई नया कानून, नई मांग नहीं करते। हम बार बार कहते हैं कि आप कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है, आप अगर उसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ना आपकी छवि को असर पड़ेगा, ना ही कोई आपके ऊपर आरोप लगेगा। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि हमने ये देखा कि हमारे देश में ये बातें बहुत चली कि भाई एक देश है, दो विधान हैं, दो निशान हैं, और ये हमने लंबे समय तक सुना। लेकिन इस सरकार ने कम से कम 5 अगस्त 2019 को इस देश में जो दो विधान चल रहे थे, जो दो निशान चल रहे थे, उसको अपनी पॉलिटिकल विल दिखाते हुए देश का एक एक देश, एक विधान और एक निशान आ गए। लेकिन अब सवाल यह है, जो आज दूसरी बात जो कहना चाहते हैं अश्वनी भाई, वो ये है कि अब एक देश है और पूरे देश में एक टैक्स प्रणाली भी लागू है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एक देश है लेकिन एक देश में एक दंड संहिता नहीं है। ये क्यों नहीं है? इन दो मौजू पर अश्वनी जी अपनी बात रखेंगे। और मैं समझता हूं कि सरकार ने जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को दो विधान और दो निशानों को मिटा करके एक किया है, इस सरकार को चाहिए कि जीएसटी लाने के बाद पूरे देश में एक टैक्स कानून है, तो अब इस देश में जो जो दंड देने की, जो पनिशमेंट देने का
जो कानून है वो भी एक ही होना चाहिए। यहाँ पे कुछ, वहां पे कुछ, इनके साथ कुछ, उनके साथ कुछ, ये नीला, ये पीला, ये हरा, ये सफेद, ये जो है मैं समझता हूं कि इससे देश के अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा है और कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर एक अराजकता का माहौल है। अश्वनी जी, ये 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और किस संदर्भ में कहा था, और उसके असली माने क्या हैं अगर हम लीगल लैंग्वेज में कहें, और क्या इस सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से क्या भारत सरकार आगे बढ़ सकती है, इस पे और इस दूसरे मामले पे अपने पूरे विचार रखें जैसा कि आप रखते हैं। एडवोकेट अश्विनी कुमार जी, अपनी बात रखिए। भाई साहब, सरला मुदगल जी राजस्थान की रहने वाली थी। उनके पति ने दूसरा विवाह करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। सरला मुदगल जी फाइटर थी, उन्होंने ऐसे छोड़ा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट में ये 5 साल मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया, बहुत हिस्टोरिक जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तो कहा ही कहा कि ये गलत है, ये सब कुछ है, वो तो कह ही दिया। जो हस्बैंड ने किया वो नहीं कर सकते, पहली पत्नी के रहते हुए वो केवल दूसरा निकाह करने के लिए अपना धर्म नहीं बदल सकते, वो सब तो कहा। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कहा था कि आर्टिकल 44 यानी एक देश एक नागरिक संहिता या समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम लोग कहते हैं, ये डेड लेटर बना हुआ है, सरकारें कब जागेंगी, ये उन्होंने पैरा 36 में कहा, बीच में कहा। और उसी जजमेंट के लास्ट में कहा, वी डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ टू फाइल एफिडेविट, और हमें बताए एफिडेविट फाइल करके कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या करने वाली है, क्या उसका आगे प्लान है। और दूसरा जो उससे भी महत्वपूर्ण था कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने के बारे में सोचे। दो बड़े महत्वपूर्ण थे। पहला, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बारे में सोचे, उसी सरला मुदगल के पैरा नंबर 36 में आया। और लास्ट का पैरा जो 48 पैरा था, उसमें उन्होंने कहा कि आप धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने के बारे में सोचिए। 26 साल बीत गए, कई पार्टियां आई, कई सरकारें आई, कई लोग प्रधानमंत्री बने, आते रहे जाते रहे, लेकिन जैसा मैं फिर कहता हूं, डॉक्टर बदलते रहे लेकिन दवा नहीं बदली। डॉक्टर हमारी जनता ने भी डॉक्टर तो बदला, लेकिन जो डॉक्टर आया उसने इलाज नहीं बदला। और डॉक्टर बदलने से बीमारी खत्म नहीं होती जब तक कि डॉक्टर उसका दवा नहीं बदलता। दुर्भाग्यवश आजादी के 70 साल के बाद भी जो संविधान हमारा कहता है आर्टिकल 25 कि साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण नहीं करोगे, वो लागू नहीं हुआ। आर्टिकल हमारा, देखिए धर्मांतरण की शिकार कौन कौन है आप इसको समझिए भाई साहब। धर्मांतरण की शिकार सबसे पहले दलित और आदिवासी समाज है हमारा। उसके लिए हमारे संविधान में स्पेशल व्यवस्था दी है। यह सरकार की ड्यूटी है दलितों का, शोषितों का, हमारे जो पिछड़े लोग हैं इनका, आदिवासियों का, हर प्रकार से उनकी सुरक्षा करे, उनकी सोशल सिक्योरिटी करे, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी करे, उनकी पॉलिटिकल सिक्योरिटी करे। यह सरकार की ड्यूटी है, वह इस तरीके की व्यवस्था करे कि हमारे किसी भी दलित, शोषित, पीड़ित आदिवासी को धर्मांतरण न हो पाए, मतांतरण न हो पाए। ये हमारे संविधान की व्यवस्था दी हुई। दूसरा, सबसे ज्यादा आज भी जो चर्चा हुआ, आज पाकिस्तान, ये अपना कश्मीर में क्या हुआ, 2 बेटियों का धर्मांतरण हुआ। उसके लिए संविधान के स्टार्टिंग फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्पेशल कानून बनाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमारे नीति निर्माता, हमारे नीतियों के सलाहकार, हमारा नीति आयोग या इसके पहले जितनी और भी नीति आयोग है, जो इस टाइप के नाम चीजें बनती हैं, वो केवल भ्रमण करने के लिए, विदेश भ्रमण करने के लिए, अमेरिका घूमने के लिए, फ्रांस घूमने के लिए, चाइना घूमने के लिए, या ऑफिस में मीटिंग के नाम पे केवल बैठ के चाय पीने के लिए बनती है, या वास्तव में देखती भी हमारा संविधान में क्या कह रहा है। इस देश में कोई रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं भाई साहब। इस संविधान का बचा हुआ 20% हिस्सा लागू कर दिया जाए, और जो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने करीब 15 डायरेक्शन दिए हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के 15 डायरेक्शंस को लागू कर दिया जाए, इस देश में अलगाववाद भी कम होगा, कट्टरवाद भी कम होगा, माओवाद भी कम होगा, नक्सलवाद भी कम होगा, घुसपैठ भी कम होगा, धर्मांतरण भी कम होगा। सर्बानंद सोनोवाल साहब जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जब वो PIL किए थे, उस पर घुसपैठ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऑब्जर्वेशन दिया था।
धर्मांतरण के खिलाफ उसमें भी ऑब्जर्वेशन दिया था, लेकिन सरला मुदगल जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था, धर्मांतरण पे सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन था। लॉ मिनिस्ट्री को एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एफिडेविट फाइल करो और धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाने के बारे में सोचो। दुर्भाग्यवश आज हम कहीं नहीं पहुंचे। और एक बात, जितना धर्मांतरण अंग्रेजों के जमाने में हुआ था, उतना 200 साल में लगभग उतना धर्मांतरण पिछले 70 साल में हो चुका है हिंदुओं का। 5 करोड़ के आसपास हिंदुओं का धर्मांतरण हो चुका है। लद्दाख से हम खत्म हो चुके, लक्षद्वीप से हम खत्म हो चुके, मिजोरम से खत्म हो गए, नागालैंड से खत्म हो गए, मणिपुर से खत्म हो गए, मेघालय से खत्म हो गए, अरुणाचल में खत्म होने की कगार पे हैं। और अब तो बंगाल में भी एक हम पूरी तरीके से वहां पे हम लगभग कश्मीर की स्थिति में आ चुके हैं। बंगाल हमारे हाथ से निकलने वाला है, केरल हमारे हाथ से निकलने वाला है, आंध्र प्रदेश हमारे हाथ से निकलने वाला है और पंजाब हमारी बहुत विकट स्थिति में पहुंच चुका है। इसके बावजूद शाम को टीवी पे बैठ के केवल तू मैं नूरा कुश्ती, आरोप प्रत्यारोप, तू चोर मैं सिपाही, तू चोर मैं सिपाही, यही खेल होता रहता है। बड़ी सीधी सी बात है, डॉक्टर का यह काम बीमारियों की चर्चा करना नहीं, बीमारी की चर्चा करना डॉक्टर का काम नहीं है। कंपाउंडर का काम बीमारी का चर्चा करना नहीं है। नर्सिंग होम का जो स्टाफ होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कंपाउंडर, उनका काम जो वहां मरीज आया उस मरीज का परमानेंट इलाज करना है। हमारे क्या हो रखा है, मंत्री सांसद सब मिलके, मुख्यमंत्री सब जो है मिलके केवल बीमारी की चर्चा कर रहे हैं। घुसपैठ बढ़ रहा है, धर्मांतरण यहां हो गया, यहां धर्मांतरण हो गया, यहां लफ्ज जिहाद हो गया। अरे होगा क्यों नहीं? कानून जब वही ढो रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो, संविधान की बात नहीं मान रहे हो, संविधान में जो लिखा हुआ उसको लागू नहीं कर रहे हो। कभी आप जरा सोचिए, बुखार की चर्चा करने से कभी बुखार खत्म होगा क्या जब तक उसको एंटीबायोटिक नहीं दी जाएगी और उसको दवा नहीं दी जाएगी? किसी भी बीमारी की सुबह शाम चर्चा करने से, वो आरोप प्रत्यारोप करने से कि ये बीमारी तेरी दी हुई है, ये बीमारी मेरी दी हुई है, ये बीमारी तूने फैलाया, ये बीमारी तूने फैलाया, बीमारियों की चर्चा करने से बीमारी खत्म होगी क्या? सत्ताधारी दल का हर समस्या का रूट का एनालिसिस करना होता है, जैसे डॉक्टर का काम। अब डॉक्टर ये बोलता रहे कि तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया था, तुम्हारे पिताजी को डायबिटीज थी इसलिए तुम्हें भी डायबिटीज हो गई, मैं क्या करूं? ये डॉक्टर थोड़ी कहता है। डॉक्टर के पास जाओ, भले ही आपके पूरे खानदान में डायबिटीज थी, डॉक्टर वो ये नहीं कहेगा तुम्हारे खानदान में थी इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो इलाज करता है। सेम चीज यही सरकारों का काम है। हम इस मोड से क्यों नहीं बाहर आते? हम किसी एक दल की बात नहीं कर रहे। भारत में 29 सरकारें चल रही, मैं सारी सरकारों की बात कर रहा हूं। सरकार का, सांसद का, विधायक का, खासतौर पे सांसद और विधायक, जिसको संविधान में सांसद से ज्यादा उसके लिए लॉ मेकर शब्द यूज किया गया, कानून निर्माता यूज किया गया, कि अगर एक धर्मांतरण हो जाए दोबारा धर्मांतरण किसी के ना होने पाए, ऐसी व्यवस्था बना देना। एक जगह अगर लफ्ज जिहाद हो जाए, ऐसी व्यवस्था बना देना कि दोबारा लफ्ज जिहाद की स्थिति न पैदा होने पाए। एक जगह अगर कोई जगह घुसपैठ हो जाए, ऐसी व्यवस्था बना देना कि घुसपैठ न होने पाए। आखिर अमेरिका में क्यों घुसपैठ नहीं हो जाती? फ्रांस में क्यों नहीं घुसपैठ हो जाती? चाइना में क्यों नहीं घुसपैठ हो जाती? सिंगापुर में क्यों नहीं घुसपैठ होती है? भारत में क्यों होती है? चाइना, इजराइल, फ्रांस, सिंगापुर, अमेरिका में क्यों नहीं धर्मांतरण लोग करा लेते? किसी की अमेरिका में किसी सरदार की बेटी क्यों नहीं उठा लेते? रहते तो अमेरिका में सरदार रहते, कनाडा में इतने सारे सरदार रहे, कभी आपने सुना किसी सरदार की बेटी को उठा लिया गया हो? सिंगापुर में इतने सरदार रहते, किसी से सुना आपने किसी सरदार की बेटी को उठा लिया गया हो? लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं फिर वही चल रहा है। कोई धरना दे रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई वीडियो रिलीज कर रहा है और कह रहा है कि ये तू मैं पोल खोल, वही अभियान फिर शुरू हो गया। अरे भैया, तू मैं करने, पोल खोल करने से 5 करोड़ लोग कन्वर्ट हो गए। छत्तीसगढ़ का पूरा आदिवासी एरिया कन्वर्ट हो गया, उड़ीसा का आदिवासी एरिया कन्वर्ट हो गया। एक आदमी कन्वर्जन रोक रहा था उड़ीसा में, बेचारे का आजीवन कारावास हो रखा है, जेल में बंद पड़ा हुआ है। वो क्या गलती थी उस दारा सिंह की? कन्वर्जन रोक रहा था ना। तुमने घटिया कानून नहीं बनाया, इसलिए दारा सिंह को अपने हाथ में कानून लेना पड़ा। तुमने अगर ऐसी व्यवस्था बनाई होती कि पुलिस अगर धर्मांतरण रोक लेती तो दारा सिंह भी किसी का बेटा था, क्या जरूरत थी उसको अपने हाथ में कुछ करने की?
वो बेचारा जेल में बंद पड़ा हुआ। ये नाकामी दिखाती है हमारे सत्ताओं की, ये हमारे सत्ताओं की नाकामी है। हम ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि हमारे सामने धर्मांतरण हो, मैं 100 नंबर फोन मिलाऊं, पुलिस आए, सीधे मिशनरी हो पाखंडी उसको उठा के ले जाए। हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते, हमारे सामने कोई धर्मांतरण करता हुआ दिखाई पड़े, मैं 100 नंबर फोन करूं, पुलिस आके उसको उठा ले जाए। हम क्यों मजबूर कर रहे हैं दारा सिंह को पैदा करने के लिए? हम क्यों मजबूर कर रहे हैं हर जगह, हर मोहल्ले में, हर जिले में, एक एक हर थाने में दारा सिंह पैदा हो? इतना ज्यादा जो टैक्स 70 लाख करोड़ का बजट आ रहा है, पूरी भारत से इतना बड़ा बजट बन रहा है, उसका काम क्या है? स्टेट का काम ही तो है कि पैसा ले रहे हो, सत्ता से, लोगों से पैसा ले रहे हो आप, तो आपका काम है लोगों को एक सुरक्षित, एक आराम से अच्छी जिंदगी देना। आपने तो स्थिति यह बना रखी है कि हिंदुओं की अपनी इज्जत, उनको अपनी इज्जत की खातिर लड़ रहे। कौन कहे हिंदू अपनी नौकरी के लिए लड़े, कौन कहे हिंदू अपने व्यापार के लिए चिंता करे? अरे वो तो अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ रहा है, उसकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो रही, ये तो सबको पता है। और समस्या अगर पुष्पेन जी, समस्या अगर राष्ट्रीय हो तो समाधान राष्ट्र के स्तर पर होना चाहिए। समस्या किसी एक राज्य की समस्या हो तो भले उस राज्य की समाधान हो, लेकिन समस्या अगर राष्ट्रीय है तो समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। यह धर्मांतरण की समस्या राष्ट्रीय समस्या, मुझे कोई आप एक प्रदेश बताइए जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। अरे गुजरात में धर्मांतरण हो रहा है, महाराष्ट्र में धर्मांतरण हो रहा है। कौन सा ऐसा राज्य बचा नहीं जहां साम दाम दंड भेद द्वारा धोखा दे के, झूठ बोल के, पहचान छिपा के, लालच दे के, काला जादू दिखा के, चमत्कार दिखा के, नौकरी लगवाने के नाम पे या कुछ और पाखंड करके जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। और फिर अगर उस धर्मांतरण रोकने के लिए एक दारा सिंह पैदा होता है तो कहते हैं ये तो सफरेशन हो गया, है तो आतंकवादी। दारा सिंह का पैदा होना ही सत्ता की नाकामी का सबूत है। अगर कोई आदमी गाय की रक्षा के लिए किसी को 2-4 डंडे मार दे रहा है तो यह सत्ता की नाकामी का सबूत है, क्योंकि आर्टिकल 48 कहता है, आर्टिकल 48 कहता है गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाओ। आपने कानून नहीं बनाया, पुलिस ठीक से उसको पालन नहीं कर रही है, गौ तस्करी हो रही है, तो जिसको गाय माता प्यारी है वो डंडा उठा ले रहा है, कानून अपने हाथ में ले रहा है। और जब कानून हाथ में लेता है तो कहते हुए यहां पे जो है इंटॉलरेंस बढ़ रही है। तो अगर सरकारें, जिनकी ड्यूटी ही है, सांसद और विधायक की तो ड्यूटी यही है कि संविधान को लागू करो, हाई कोर्ट के जितने डायरेक्शन आए उनको लागू करो, सुप्रीम कोर्ट कितने डायरेक्शन आए लागू करो। 26 साल बीत गए सल्ला मुद्गल जजमेंट के बाद, कभी आपने सुना किसी सांसद को इस बात को पार्लियामेंट में उठाते हुए, किसी विधायक को किसी विधानसभा में उठाते हुए? क्यों? क्या दिक्कत क्या है? किसने रोका आपको? इस संविधान को पूरा 100% लागू करने से किसने रोका है? इस जो यहां बहु विधान है उसकी जगह खत्म करके चीजों को यूनिफॉर्म करने में किसने रोका है आपको? और एक आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास डायरी होती है, डायरी में 12 महीने एक साथ होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 12 महीने की डायरी एक होती है। अब अगर हम जनवरी की एक डायरी बना दे, फरवरी की एक डायरी बना दे, मार्च की एक डायरी बना दे, अप्रैल की एक डायरी बना दे, और भाई साहब आपको 12 डायरी दे दे 12 महीने की, बोले लो जी अब 12 महीने की डायरी पकड़ो, आप लेना पसंद करोगे या हम आपको एक डायरी बना के दे दे, उसमें 12 महीने का कैलेंडर हो तो आप लेना पसंद करोगे? आपके लिए हैंडलिंग करना कौन सा आसान है, 12 डायरी या एक डायरी? आपको मैं फिजिक्स की 40 किताबें दे दूं, उसमें 40 किताबों में एक एक चैप्टर रहे, उसको आपको पढ़ना, अपनी अलमारी में रखना, मेंटेन करना आसान है, या मैं एक किताब दे दूं फिजिक्स की, उसमें 40 चैप्टर रहे? बड़ी सीधी सी बात। हम स्पेशल कानून बना देते हैं। पहली बात तो धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून ही नहीं बनाया आज तक। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि पाकिस्तान में भी सिख की बेटी का धर्मांतरण होता है, भारत में भी सिख की बेटी का धर्मांतरण होता है, अफगानिस्तान में भी सिख की बेटी का धर्मांतरण हो रहा है, भारत में भी धर्मांतरण हो रहा है, बांग्लादेश में भी सिख की बेटी का धर्मांतरण हो रहा है, भारत में भी सिख की बेटी का धर्मांतरण हो रहा है। और हम कहते हैं संविधान लागू है।
हम तो संविधान का मजाक बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं संविधान। हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, बस अपने मतलब के हिसाब से कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। मैं आपको कम से कम 20 डायरेक्शन बता सकता हूं सुप्रीम कोर्ट का। 7 बार तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में 7 बार बोला है। साहबानो केस से शुरू करके और भी 2019 तक लास्ट वाला जो केस आया, जो गोवा वाला केस आया, 7 बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। आर्टिकल 44 डेड लेटर बना हुआ है, आर्टिकल 44 डेड लेटर बना हुआ है, इसको इफेक्टिव करो, इससे बहुत परेशानी हो रही है, अदालतों के मुकदमा बढ़ रहा है, अदालतों में बड़ी दिक्कत हो रही, जल्दी करो। नहीं, 7 बार बोला। 7 बार में 5 बार तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बोला, 5-5 जजों की बेंच ने बोला हुआ है, लेकिन नहीं। धर्मांतरण के बारे में 3 से 4 बार बोल दिया, सरला मुद्गल के बाद से अब तक बीच बीच में जब जरूरत पड़ती है ऑब्जर्व करते रहते हो। नहीं, घुसपैठ के बारे में कितनी बार बोल दिया, सर्बानंद सोनोवाल केस में बोला, उसके बाद भी कितनी बार बोला। नहीं। तो ये जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्याएं हैं, इतनी गंभीर समस्याएं हैं, हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं और ये बात समझ में नहीं आती है। सारे सत्ताधारी दल समझ लें कि 1947 में पाकिस्तान में भी कांग्रेस, 1947 से पहले बांग्लादेश में कांग्रेस थी। आज कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचा, पाकिस्तान बांग्लादेश कोई नहीं बचा है, नहीं तो पहले थी वहां पे कांग्रेस। अगर भारत ही नहीं बचेगा तो ये पॉलिटिकल पार्टियां कहां से बचेंगी जो सत्ता के लिए लड़ रही, सत्ता के लिए मर रही। जब सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो भारत नहीं बचेगा, सनातन नहीं बचेगा तो संविधान नहीं बचेगा। इतनी बात सीधी क्यों नहीं समझ में आ रही है? कुछ लोग लगता है मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मैं कड़वा सच बोल रहा हूं। आखिर पाकिस्तान में कहां गया संविधान, कहां गया बांग्लादेश का संविधान? ये जो सेकुलरिज्म चल रही है, आर्टिकल 14 यहां पे सबको बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, 15 कह रहा है धर्म के आधार पर भेदभाव मत करो, वो इसलिए चल रहा है कि यहां पे सनातन हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हुए, जिस दिन यहां कोई और सरकार बनेगी, 1 घंटा लगेगा इस संविधान को कूड़े के ढेर में फेंकने की। 1 घंटा चाहिए बस। एक सेशन बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का, बोले ये संविधान खत्म, आज के बाद नया संविधान शुरू, कर लेना जो करना है कर लेना। कितने शर्म की बात है कि बंगाल में इलेक्शन के बाद फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है। कह रहा है कि अगर तुम्हें गांव में आना पहले कन्वर्ट हो जाओ तब आओ। अभी सब लोगों ने यही सुना, वहां हत्या हुई, बलात्कार हुआ, घर जलाया गया और पलायन हुआ। मुझे आज नई बात पता चली कि एक कंडीशन भी रखी जा रही है, आके कलमा पढ़ लो तब गांव में आओ। ये बंगाल में हो रहा है। जो स्थिति आपकी कश्मीर में है वही स्थिति आपकी बंगाल में है, वही स्थिति आपकी केरल में है, वही स्थिति आपकी आंध्र प्रदेश में है। और हम केवल शाम को मीठी मीठी बातें कर ले रहे। हम उपलब्धियां, अच्छी बात है, उपलब्धियां बहुत सारी हैं, उपलब्धियां बताना भी चाहिए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, सांसद का मतलब लॉ मेकर, लॉ मेकर का मतलब कानून बनाने वाला, कानून बनाने वाले का मतलब केवल घटिया कानून नहीं बना बल्कि दुनिया का बढ़िया कानून बनाना। मुझे तो आज तक भारत में एक भी कानून ऐसा नहीं मिला जिसपे गर्व के साथ कह सकूं कि यह कानून दुनिया का सबसे अच्छा कानून। मुझे लगा था शायद जीएसटी जो बनी है दुनिया की सबसे अच्छी होगी, लेकिन मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला नहीं, जीएसटी से अच्छे और भी कानून है। एक भी कानून घूसखोरी का, और कई बार तो ऐसे मुझे लगता है कि डेडिकेटली, मतलब जानबूझ के दुनिया का सबसे घटिया कानून बनाया जाता है और बस संसद में बाइकाट हो जाता है। वो उधर बाइकाट कर लेंगे, उधर बाइकाट कर लेंगे और उसके बाद कानून बना देंगे। धर्मांतरण पे कानून बनाया नहीं, चलो समझो बनाए नहीं। हम 2021 में घुसपैठियों को कौन से कानून से पकड़ रहे हैं जो 1946 में बना था? अरे 1946 में कौन सी घुसपैठ की समस्या थी भारत में? 1946 में तो घुसपैठ की समस्या ही नहीं थी, तो उस कानून के द्वारा आप 2021 में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ पाओगे क्या? 1861 वाले पुलिस एक्ट से आप रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ रहे हो। उसी कानून का नतीजा था कि वहां सब कुछ होता रहा, कुछ नहीं हुआ। आज अगर 1861 का पुलिस एक्ट नहीं होता, हमारे पास एक वन नेशन वन पिनल कोड होता, पूरे देश में हर अपराध के लिए एक कानून होता, तो शायद 100 नंबर पे फोन होता तो सिख की बेटी को जो लाए थे पकड़ने या कुछ करने, हो सकता है उनके खिलाफ कुछ हो जाता। आज लोगों को धरना देना पड़ रहा है,
अपनी बेटी की इज्जत बचाने की खातिर धरना हो रहा है, और धरना देने वाले कह रहे हैं वो तो बहुत बड़ा तीर मार दिए। क्या तीर मार दिया धरना देके? बेटी की इज्जत जा रही है और तुम धरना दे रहे हो, इसमें कौन सा तीर मार लिया भैया? तो स्थिति भाई साहब बहुत विकराल है। मुझे लगता है कि जी अश्विनी भाई, एक बात ऐड कर रहा हूं आपके उसमें। मेरी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व जज से मेरी बात हो रही थी, और बड़े सम्मानित आदमी हैं, बड़े अच्छे अच्छे फैसले दिए उन्होंने। वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने आज सुबह ही जब आपका पोस्टर देखा तो बोले कि आप ये बात जरूर उठाइएगा। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद में एमबीए करने वाली लड़कियां, इंजीनियरिंग करने वाली लड़कियां, वो 3 लड़कियां अभी अभी चंद रोज पहले इसलिए कन्वर्ट हुई हैं कि मुसलमानों ने वहां उनसे ये कहा, और ये पूरे तरीके से वहां की टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने उनको बताया जिनके वो संपर्क में थे, कि वहां बाकायदा एक कैंपेन चल रही है कि ये जो सरकार है ये मुसलमानों को वजीफा, स्कॉलरशिप और अलग आईएएस बनने के लिए अलग पैसा और चीजें मुहैया करा रही है, हिंदुओं के लिए नहीं है। 3 पढ़े लिखे परिवारों की अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियों ने इसलिए कन्वर्जन किया कि उनको लगा कि जो जनरल कैटेगरी है जिसमें वो आती हैं उसमें तो मिलेगा नहीं, और मुसलमानों को एक विशेष तरीके से आप उनको अलग से पैसा, अलग से वजीफा, आईएएस बनने का वजीफा, इसमें वजीफा, उसमें वजीफा। तो उन 3 लड़कियों ने कन्वर्जन कर लिया। तो कभी कभी जो मुझे सुशील पंडित ये कहते हैं कि क्या सरकार की जो पॉलिसी है वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए मजबूर कर रही है कि अगर रोजी रोटी चलानी है तो कन्वर्ट हो जाओ, तभी तुम्हें नौकरी, तभी तुम्हें आईएएस बनने के लिए, तभी तुम्हें स्कॉलरशिप। ये भी एक बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है कि आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इस देश में हो रहा है इस अल्पसंख्यक के नाम पर, कि आपने हिंदुओं को बंद कर दिया है बिल्कुल। पहले तो हिंदू जो एक जनरल है वो रिजर्वेशन से मारा जा रहा है, फिर आपने मुसलमानों को विशेष दिए रखा है, और उसमें भी जो 20-25 करोड़ है वो अल्पसंख्यक हैं। 1%, 1.5%, 2% वालों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, सिखों के बारे में मैंने नहीं सुना। तो ये भी एक तरीके का हथियार, वेपन बन गया लोगों के लिए कि भाई अगर आप स्कॉलरशिप सिर्फ मुसलमानों को देंगे तो लोग कन्वर्ट होंगे। ये भी ऐड है उसके अंदर। मैं आपको, अच्छा वो भाई साहब ने बहुत अच्छी याद दिलाई, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच का एक फैसला है, इसको कहते हैं बाल पाटिल केस। बाल पाटिल साहब पहले हाई कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट, वहां से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट आए, और सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला यहां पे चला। जस्टिस धर्माधिकारी ने वो जजमेंट लिखा है 3 जजों की बेंच ने, और 3 जजों की बेंच ने एक मत से वो फैसला दिया। ऐसा नहीं कि 2:1 है, 3:0 है, तीनों ने एक मत से फैसला दिया। बाल पाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज कहते हैं, 3 जजों की बेंच कहती है कि सरकार जितने जल्दी हो सके इस अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खेल के बाहर आ जाए। सरकार जितने जल्दी हो सके इस अल्पसंख्यक आयोग के काम को बदले। सरकार जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो विभाजन चल रहा है इसको खत्म कर दे। ये 2005 में बाल पाटिल केस का फैसला है, और उस फैसले को भी मैंने यूज किया हुआ है। जो मैंने 1992 का अल्पसंख्यक कानून चैलेंज किया है, और 1994 का अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग, 2 कानून बने हुए हैं। एक कानून है जिसके द्वारा जामिया चलती है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चलती है, वो चलती है। दूसरा एक 1992 कानून है जिसके द्वारा अल्पसंख्यक आयोग केंद्र में बना है, राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग बने हैं। उन दोनों कानूनों को मैंने चैलेंज किया हुआ है। दोनों पीआईएल मेरी टैग हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों साथ में चल रही है। और भगवान ने चाहा अगर मुझे 3 दिन के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई तो मैं पूरे विश्वास में हूं कि यह अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो रुकने वाला नहीं है। और शायद इसी डर की वजह से सरकार अभी तक जवाब नहीं दे रही है। उन दोनों पीआईएल पे सरकार का जवाब नहीं आ रहा है, और जवाब नहीं आ रहा इसलिए वो मेरी पीआईएल आगे नहीं बढ़ पा रही, उसको फाइनल हियरिंग पे नहीं लग पा रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है। तो बाल पाटिल साहब ने, बाल पाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कहती है 2005 में, अल्पसंख्यक आयोग का ये जो काम है ये गलत है। भारत का विभाजन 1947 में हो चुका है मजहब के आधार पे, और ये संविधान कहता है न तो मजहब के आधार पे टैक्स कलेक्ट करोगे, न मजहब के आधार पे टैक्स खर्च करोगे। तो आप ये जो
स्कीम लॉन्च कर रहे हो मजहब के आधार पे, ये तो संविधान की भावना के खिलाफ हो गया। यहां तो उल्टा हो रहा है, मजहब के आधार पे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, मंदिर से कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन मस्जिद और चर्च से कलेक्ट नहीं किया जा रहा, और मजहब के आधार पे खर्च भी किया जा रहा है। मुस्लिम को दिया जा रहा है, क्रिश्चियन को दिया जा रहा है, हिंदू को नहीं दिया जा रहा। तो जरा सोचिए इस देश में हिंदुओं की क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो भी कह रहे हैं हमको बराबरी का दर्जा दे दो, भारत का हिंदू भी कह रहा है हमको बराबर मान लो। पाकिस्तान का हिंदू ये स्थिति थी तो फिर क्यों बटाता देश अगर यही स्थिति होनी थी? पाकिस्तान का हिंदू कह रहा है धर्मांतरण विरोधी कानून बनाओ, भारत का हिंदू कह रहा है धर्मांतरण विरोधी कानून बनाओ। पाकिस्तान का सिख कह रहा है मेरी बेटियों को ले गए, भारत का सिख कह रहा है मेरी बेटियों को ले गए। बांग्लादेश का हिंदू कह रहा है धर्मांतरण विरोधी कानून बनाओ, भारत का हिंदू कह रहा है धर्मांतरण विरोधी कानून बनाओ। आप जरा इस देश का दुर्भाग्य आप देखिए, पाकिस्तान में भी हिंदू ही कम हो रहे हैं, भारत में भी हिंदू ही कम हो रहे हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू कम हो रहे हैं, भारत में हिंदू ही कम हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू कम हो रहे हैं, बंगाल में भी हिंदू कम हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति हुई है, और इस स्थिति का जो समाधान है, मैं समाधान की बात करता हूं भाई साहब, घर बैठ के समाधान नहीं हो पाएगा। मैं थक चुका हूं, एक पीआईएल बनाने में 7 से 10 दिन तक लगता है, और आप जानते हैं मैं 100 से ज्यादा पीआईएल कर चुका हूं। सोच लीजिए मैंने कितना टाइम लगा दिया इस पीआईएल। सारा काम धाम छोड़ के अपना प्राइवेट केसेस लेना छोड़ दिया, केवल और केवल लगे रहे कि हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन अब मैं हताश और निराश हूं, क्योंकि पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में एडमिट होने के बाद जवाब नहीं आ रहा है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के मामले तो कितने दिन से मैं लड़ रहा हूं, जवाब ही नहीं आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जवाब ही नहीं आ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण काम का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, जवाब आया तो कह रहे जरूरत ही नहीं है। तो पूरी दुनिया में जो सरकारें चलती हैं वो बहुसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसके हिसाब से कानून बनाती है। भारत में तो लोकतंत्र के नाम पे गजब का तमाशा हो रहा है। कह रहे नहीं नहीं जी, थोड़ा सबसे राय विचार कर लें, सबसे आम बात कर लें। अरे जो तुम्हें ढेले भर की वोट नहीं देता, जो तुम्हें नफरत करता है, उसको तुम कह रहे हो कि हम पहले इसका विश्वास जीत लें, इसकी ये तैयार हो जाए तब कानून बनाएंगे। वो तो तुम्हें कभी नहीं वो वोट देगा, ना आज तक दिया ना आगे देगा। हमने तो हिंदुओं को एज ए ग्रांटेड ले लिया है। ये जाएगा कहां, कहां जाएगा? ये कोई इसके पास रास्ता नहीं है, ये विवश है, ये मजबूर है। पाकिस्तान के मुस्लिम जो चाहते हैं वो सरकार कानून बनाती है, बांग्लादेश में जो मुस्लिम चाहते हैं सरकार वो कानून बनाती है। हमारे देश में मुस्लिम जो चाहते हैं, जब तक मुस्लिमों की ठप्पा नहीं लग जाएगा तब तक सरकार कानून नहीं बनाएगी। हिंदुओं की इज्जत, हिंदुओं की मर्यादा, हिंदुओं की इच्छा, हिंदुओं के स्वाभिमान की कोई कीमत ही नहीं। ऐसे आपको मैंने बताया ना कई बार, तो मेरे दिमाग से स्किप कर जाए। अभी बाल पाटिल वाला केस आपको मैंने बताया कि 2005 में क्या कमेंट था, और 2005 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म करो। कांग्रेस ने 2006 में अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, ठीक 1 साल के बाद। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में, नहीं तो पहले अल्पसंख्यक आयोग नहीं होता था, वो चलता था सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर में। जब केंद्र सरकार ने बनाया तो राज्यों ने उसकी नकल कर लिया। राज्य कैसे पीछे रहते, उनको भी दिखाना है मैं भी सेकुलर हूं, सारे राज्यों ने बना दिया। तो ये जो खेल चल रहा है, आज हम जो विषय मूल विषय फिर से आते हैं, धर्मांतरण की बात। अब इसका समाधान क्या है समझिए जरा। समाधान कौन सी ऐसी चीज नहीं जिसका समाधान नहीं भाई साहब, कौन सी ऐसी चीज नहीं जिसका समाधान नहीं है। धर्मांतरण का समाधान है, घुसपैठ का समाधान है, कट्टरवाद का समाधान है, मजहबी उन्माद का समाधान है, चरमपंथ का समाधान है, नक्सलवाद का समाधान है, माओवाद का समाधान है। आप समाधान मांगो तो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे ड्यूटी आपकी है, आप सांसद हो, आप सरकार हो, जनता ने इसी विश्वास के साथ आपको भेजा कि आप जितनी बीमारियां हैं सब बीमारी ठीक करोगे। हॉस्पिटल हम जाते हैं तो वहां ये थोड़ी, हम तो सोचते हैं हॉस्पिटल पहुंच गए, अब हमारी पसंद की नर्सिंग हो, हमारी पसंद का हॉस्पिटल है, सारा इलाज हो जाएगा। और अगर अच्छे डॉक्टर की पहचान क्या, अच्छे डॉक्टर की यही पहचान है कि भाई जो पहले गोली चल रही थी, जो पहले प्रिस्क्रिप्शन था, अगर वो काम नहीं कर रहा तो प्रिस्क्रिप्शन बदले। हमने कोरोना के दौरान
2 साल के अंदर कम से कम 15 दवाइयां बदली, डॉक्टरों ने बदली। आज हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि का फिर से जो है टेस्ट कर लिया, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल टेस्ट किया अग्नि का। हमारे वैज्ञानिक अग्नि बना ले रहे हैं, ब्रह्मोस बना ले रहे हैं, नाग बना ले रहे हैं, पिनाक बना ले रहे हैं, 108 मिसाइल एक साथ आकाश में छोड़ दे रहे हैं, चंद्रमा पे चले जा रहे हैं, मंगल पे पहुंच जा रहे हैं। और हमारे सांसद एक भी कानून ऐसा नहीं बना रहे जिससे हम गर्व से कह सके ये हमारा भारत का कानून दुनिया का सबसे अच्छा कानून है। अरे सबसे अच्छा नहीं बना सकते तो नकल करके सबके बराबरी बना लो। हमने क्या किया, अपराध से संबंधित 40 कानूनों का एक हमने गुमछा बना दिया, कहते नहीं पूरा मकर जाल बना रखा है। इतना कानून बना दिया, इतना कानून बना दिया कि हवलदार थानेदार तो छोड़िए, कप्तान को भी नहीं पता होता कितने कानून बने हुए। इतने हमने कानूनों का मकर जाल बना दिया। कानूनों का मकर जाल बनाने से जो सत्ता होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसकी जय जयकार तो हो जाती है। हाँ भाई चलो फला एक अलग से कानून बना दिया, लेकिन उसका जमीन पे ढेले भर का असर नहीं होता। असर तब होगा क्योंकि आपके थाने में केवल एक किताब होती है जिसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। बस हवलदार इसी को पढ़ता है, थानेदार इसी को पढ़ता है, सिपाही इसी को पढ़ता है, एफआईआर इसी से लिखी जाती है। आपने क्या किया, कानून का गुच्छा बनाते चले गए। जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही है, अरे जैसे प्रॉब्लम आ रही है इसमें आप चैप्टर क्यों नहीं बढ़ा देते? इसी इंडियन पिनल में आप चैप्टर बढ़ाते चले जाओ। जैसे धर्मांतरण की समस्या आ गई तो धर्मांतरण पे अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कल परसों आपके साथ चर्चा कर रहा था, विश्व हिंदू परिषद भी मैं गया था, विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष जो वहां पे मेन कोर टीम है उनसे भी चर्चा हुई। मैंने कहा प्लीज अलग से कानून की मांग मत करिए, नहीं तो आपके सामने धर्मांतरण होता रहेगा। आप 100 नंबर फोन करोगे, पुलिस वाला कहेगा जी बता दो आईपीसी में कौन सा सेक्शन, हम कैसे इसको पकड़े आके। आप चाहते हो कि धर्मांतरण हो और आप 100 नंबर फोन करो तो पुलिस आए, धर्मांतरण कराने वाले को पकड़ के ले जाए। ये तभी हो सकता है जब आप इंडियन पिनल कोड में ही उसको डलवाओगे। और आईपीसी ऑलरेडी बन रही है, सरकार ने एक 5 मेंबर कमेटी बनाई हुई है। ये अलग बात है वो कमेटी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं बन पाई। अगर वास्तव में आईपीसी को अच्छी तरीके बनाना है और दुनिया की सबसे बढ़िया हमें एक इंडियन पिनल कोड बनाना है तो कम से कम 2 उसमें बड़े अच्छे पत्रकार रख लेते, 2 जज रख लेते, 2 सांसद रख लेते, 2 आईएएस रख लेते, 2 आईपीएस रख लेते, 2 सोशल एक्टिविस्ट रख लेते। एक कम से कम 20 लोगों की एक अच्छी टीम बना देते। 5 लोगों की टीम बनाई हुई है, उसमें एक महेश जेठमलानी है जिनको क्रिमिनल लॉ पता है, राम जेठमलानी साहब के बेटे। बाकी 4 ऐसे नाम है आपने भी नहीं सुना होगा। वो 4 लोग कौन है? एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। जो आदमी प्रोफेसर होता है उसको समाज के बारे में नहीं पता होता, वो एकेडमिक प्योरली एकेडमिक होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, 2 प्रोफेसर भी होना चाहिए। लेकिन इस जो आईपीसी की रिव्यू टीम बनी हुई, जो आईपीसी बनाने वाली टीम बनी है, अगर ये यही 5 रहेगी तो मैं फिर से कह रहा हूं खोदा पहाड़ निकला चूहा, वही हाल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग जमीन पे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, जो लोग पर डे 100 लोगों से बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको समाज की समस्याओं के बारे में पता हो। हम जब एक दवा बना रहे हैं, अच्छी दवा बना रहे हैं, हम कानूनों को भाई साहब दवा कहते हैं। बेसिकली हम कह रहे हैं कि वकील और जज डॉक्टर हैं, वो हॉस्पिटल है, सुप्रीम कोर्ट हॉस्पिटल है, हम भी डॉक्टर हैं और ये कानून हमारे लिए दवा है। हमारा काम है उस दवा को देना। अगर हम एक बढ़िया सा बना रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन तो कम से कम उसको बनाने में एक मल्टी डायमेंशनल टीम तो बनाए। 5 लोगों की टीम में एक महेश जेठमलानी को निकाल दीजिए तो 0। किसी का कोई सामाजिक अनुभव नहीं, किसी का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, किसी का जमीन पे ये नहीं पता कि कहां क्या हो रहा है, बंगाल की क्या समस्या, कश्मीर की क्या समस्या, उत्तराखंड की क्या समस्या, यूपी की समस्या। वो चारों प्योर एकेडमिक आदमी है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ के और घर में लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लोग हैं वो चारों। वो क्या कानून बनाएंगे? इसलिए मेरी गुजारिश है कि सरकार इस बात को, माननीय गृह मंत्री जी, इसको गंभीरता के साथ सोचे। ये ऐतिहासिक अवसर है, एक हम नया इंडियन पिनल कोड बना रहे हैं तो प्लीज ये 1860 वाली आईपीसी को मत बदलिए, सारे कानूनों को मिला के एक आईपीसी बनाइए। ये जो 40 कानूनों का गुच्छा चल रहा है, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, हथियारों की तस्करी का अलग कानून,
सोने की तस्करी का अलग कानून, ये चंदन की तस्करी का अलग कानून। आप जरा समझिए कैसे कैसे कानूनों का गुच्छा बना रखा है। काला धन रखने का अलग कानून, हवाला कारोबार का अलग कानून, आय से अधिक संपत्ति का अलग कानून, बेनामी प्रॉपर्टी का अलग कानून। और जितने कानून हमने बनाए हैं, दुनिया का सबसे घटिया कानून बनाए। एक भी कानून ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ हमने बनाया हो, जिसको हम ये एक कानून को ये मैं तो सांसदों को चुनौती नहीं दे रहा हूं, बल्कि विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं। आपका वीडियो, मैं सारे दर्शकों से कहूंगा, इस वीडियो को आप टैग कर करके अपने सांसदों को ट्वीट करिए। और मैं आपके सामने भाई साहब विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं, एक सांसद खुलेआम आके जनता के बीच बताए कि भारत का कौन सा ऐसा कानून है भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जो दुनिया का सबसे अच्छा है। घटिया घटिया कानून बनाते हैं, पक्ष और विपक्ष मिलकर नूरा कुश्ती कर लेते हैं, 3 से 7 साल की सजा का कानून बना देते हैं। और यही नतीजा है, जितना अंग्रेजों ने लूटा था 200 साल में, उतना हमारे सफेद पोषों ने लूट लिया 50 साल में। और किसी एक सफेद पोष को न फांसी हुई, न आजीवन कारावास हुआ, न किसी एक सफेद पोष के 100% प्रॉपर्टी सीज हुई। यह घटिया कानूनों का नतीजा है कि 5 करोड़ हिंदुओं का धर्मांतरण हो चुका है। बंगाल हमारे हाथ से निकल चुका है, केरल हमारे हाथ से निकल चुका है, आंध्रा हमारे हाथ से निकलने वाला है, पंजाब हमारे हाथ से निकलने वाला है। बाकी वो 9 राज्यों में तो पहले निकल चुके थे, उसमें तो हम जीरो हो ही चुके। ये घटिया कानूनों का नतीजा है। हर चीज संभव है, हर चीज का समाधान है, लेकिन यहां तो बस वही शाम को टीवी पे आके तू चोर मैं सिपाही, तू चोर मैं सिपाही, पोल खोल नूरा कुश्ती, आरोप प्रत्यारोप तू मैं करके अपना एक शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक सारे चैनल पे कोई बड़ी बहस कर रहा है, कोई दंगल कर रहा है, कोई मुकाबला कर रहा है, कोई हुंकार भर रहा है, कोई देश की बात कर रहा है, कोई राष्ट्र की बात कर रहा है। दुनिया भर के प्रोग्राम का नाम खूब बढ़िया बढ़िया रख दिए, राष्ट्र की बात, देश की बात, हुंकार, लेकिन काम ढेले भर का नहीं। कमाल ये है अश्विनी भाई, देश का लॉ मिनिस्टर वो ट्विटर ने उसका हैंडल बंद कर दिया। तो वो ट्विटर के जिस लोगों ने बंद किया है उनसे कह रहे हैं नहीं, आपको कानून मानना पड़ेगा, टेलीविजन पे बता रहे कानून मानना पड़ेगा। वो कौन सा दुनिया का लॉ मिनिस्टर होगा कि एक बाहर की कोई कंपनी यहां आए, यहां के कानून को न माने, और यहां का कानून मंत्री टेलीविजन पे बड़ी नाक फुला फुला के कहे कि नहीं, भारत का कानून मानना होगा। अरे तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा मर्तबा इतना कमजोर है कि ये तुम्हें कहने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि भारत की धरती पे आने के बाद वो अपनी मनमानी कर रहा है? इसका मतलब है कुछ पता ही नहीं है। मैं तो कुछ हद तक जो वर्तमान लॉ मिनिस्टर है इसको भी जिम्मेदार मानता हूं। सिवाय बातें करने के, टेलीविजन पे आकर के अपना ज्ञान देने के लिए नीली पीली जैकेट पहनने के अलावा मैंने नहीं देखा इस कानून मंत्री ने कोई ढंग का कानून की बात की हो। तमाम बातें होती हैं, बड़ी इधर की उधर की, हमने ये कर दिया है, केजरीवाल ये जवाब दें, वो जवाब दें। अरे भाई आप कानून मंत्री हैं, केजरीवाल को जवाब क्या मांग रहे हैं? और बहुत लोग हैं जवाब मांगने के लिए, और छोटे नेता हैं। आपका काम देश के कानूनों के बारे में बात करना, वो करते नहीं। आपका ट्विटर बंद कर देता है, ट्विटर के सामने चिरौरी करते हो यार। मतलब आप कानून मंत्री हैं, आप अपने आप में क्या है नहीं, लेकिन आप भारत राष्ट्र के सम्मान को गिरा रहे हैं। भारत के कानून मंत्री को कोई आदमी अगर हल्के में ले रहा है तो इसका मतलब है कि भारत का कानून मंत्री नहीं, वो भारत की बेइज्जती कर रहा है। लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इधर उधर दाएं बाएं में देखता हूं, कुछ नहीं, सिर्फ बयानबाजी, अकड़ घमंड के अंदाज में बात करना, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई काम नहीं करके दिया। यही जो बात आज आप कह रहे हैं, भारत के कानून मंत्री को नहीं चाहिए था कि कोई लेक्चर देता, कोई स्पीच देता, बताता देश को कि हम ये कर रहे हैं। सिवाय लीपापोती तुम कर रहे हो यार मेरे। अरे तुम भी चले जाओगे एक दिन के बाद, भाई ऐसा तो नहीं होगा कि तुम परमानेंट बैठे हो। लेकिन आपकी बस जो है इधर उधर की कहानी ज्यादा होती है, यहां लेक्चर, वहां डायलॉग, वहां डायलॉग। मैं तो देखा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामले में, ये पाकिस्तान जाया करते थे डेलीगेशन के साथ में और बड़ी अजीब अजीब बातें करा करते थे जब सत्ता में नहीं थे। ये कई डेलीगेशनों में कुलदीप नैयर के साथ गए हुए हैं, मैंने देखा इनको भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कानून मंत्री के मुंह से तो जो बात आज आप कह रहे हैं, जो पिछले लगातार आप 10 साल से कह रहे हैं, कानून मंत्री को नहीं पता क्या? ये कानून मंत्री ये नहीं बताता क्या कि भाई देश में ये भी हो रहे? ये कोई नहीं बताएगा। वो ऐसा था, वो वैसा था, बार 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 वो वाड्रा भाग गया, वो फलाना भाग गया, वो दिमागा भाग गया। अरे वो भाग गया, लेकिन आपने क्या किया यार? इतने दिन हो गए वही कहानी सुनाए जा रहे हो हमको यार। भाई आप वो जो आप बार बार कहते हैं डॉक्टर बदलने की बात, ये डॉक्टर बदला क्यों था? तो डॉक्टर कितने काम करेगा जब उसके कंपाउंडर और जो हेल्पर हैं वो उसको डुबाने में लगे हुए हैं? तो डॉक्टर कर क्या लेगा भाई? डॉक्टर पे आप कितना बोझ डालना चाहते हैं?
डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय भी देखे, इंग्लैंड भी जाए, अमेरिका भी जाए, वहां भी बोले, यहां भी बोले, और पुरानी सरकारों का कर्ज भी चुकाए, और यहां सब लोग जो है बस सिर्फ कपड़े पहन के नए नए आ जाते हैं और ज्ञान देने लगते हैं। अरे तुम कुछ तो करो यार, क्या तुमको रोका है किसी ने? तो ये बहाना मत बनाओ कि हम सरकार में है तो करो ना काम, कम से कम पब्लिक में डिबेट में बोलो तो पता तो चले कि भाई आखिर वजह प्रॉब्लम कहां है। आपको बदला ही इसीलिए गया था कि पुरानी कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तो आपको जो पिछले पिछले इतने लंबे समय से जो एक बार दो बार कितने समय के बाद भारत में कितनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार आई है, तो देश ने ये सोच के दिया ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कहें कि साहब हमारी मेजॉरिटी कम है, हम कानून नहीं बना सकते। 20 राज्यों में सरकार, दोनों दोनों सदनों में आपका बहुमत, कोई आपके खिलाफ बोलने वाला नहीं। आपकी रकाब में ऐसे लोग लठ लेके चला रहे हैं जो कोई न बीजेपी को जानते हैं, न आरएसएस को जानते हैं, न विश्व हिंदू परिषद को जानते हैं, न वो मोदी को जानते हैं। वो ये जानते हैं कि ये आदमी कुछ करेगा, इसके साथ खड़े हुए हैं। आप उसके नाम से जीतते हैं, आप उसके डायलॉगों से जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई नजर नहीं आता मुझे। अरे भाई जब सेशन बंद होता है तो इन एमपीज को पब्लिक में जाकर के पूछना चाहिए, भाई कहां क्या प्रॉब्लम है, कहां क्या प्रॉब्लम नहीं। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चल रहा है बयान, टेलीविजन पे, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ज्ञान भगा जा रहा है। भाई साहब, क्रिकेट की टीम का कैप्टन कितना भी अच्छा हो, जब तक 11 के 11 खिलाड़ी अपना अपना रोल अच्छी तरीके नहीं निभाएंगे, वो टीम कहां जीतेगी? लाख अच्छा चलो कैप्टन हम कहते हैं सैकड़ा मार रहा है, अगर विकेट कीपर कैच नहीं पकड़ेगा, बॉलर ठीक से बॉलिंग नहीं करेगा, फील्डर ठीक से फील्डिंग नहीं करेगा, तो टीम कहां से जीतेगी? कहां से टीम जीतेगी? भाई इस देश में आप जरा सोचिए, लफ्ज जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताइए आप। चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, धर्मांतरण चल रहा है, घुसपैठ हो रही है। कैसे हो रही है? देश विरोधी ट्वीट आज भी हो रहे हैं, देश विरोधी फेसबुक पोस्ट आज भी लिखी जा रही है, देश विरोधी भारत में लेख आज भी लिखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है डकैत, ये हमारी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखा रहा है कि वास्तव में हमारे कानून कितने घटिया हैं। शाहीन बाग ने दिखाया हमारे कानून कितने घटिया हैं। बड़ी सीधी सी बात है, व्यक्ति है, चूंकि हम कानून, यहां शासन कानून का है, व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति कितना भी बोल्ड हो भाई साहब, अगर आप कानून घटिया है तो आप कुछ कर भी लोगे आउट ऑफ टर्न, कोर्ट में जाके आपको मार खानी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट कहेगी अरे आपने ये कैसे कर लिया, इस कानून में तो ये बात लिखी थी। तो सबसे बड़े, इसलिए मैं कह रहा हूं पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। एक देश एक दंड संहिता बहुत जरूरी है। अलगाववादियों के लिए अलग कानून बना दिया, नक्सलियों के लिए अलग कानून, माओवादियों के लिए अलग कानून, कट्टरपंथियों के लिए हमने कोई कानून ही नहीं बनाया। आप जरा सोचिए, 1 महीने तक चर्चा हुई थी तबलीगी जमात की, मौलाना साहब का कुछ हुआ? ये हमारे नाकामी का एक उदाहरण है, ये हमारे घटिया कानूनों का उदाहरण है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना के किसान नेता बना बैठा हुआ है। अगर हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया होता, अब तक ये विदेश भाग जाता। यहां धरना नहीं देता जो एसी में सोता रहता है, ये कहीं विदेश में होता है, छोड़ के भाग गया होता। हमारी नाकामी के सबसे बड़े सबूत तो राहुल गांधी है, जिनका हम रोज मजाक उड़ाते हैं। वास्तव में मजाक तो हमारी बन रही है। वो इतना बड़ा लुटेरा गांधी खानदान बाहर कैसे है? हमारी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत वाड्रा है, जो बाहर घूम रहा है। ढींगरा कमीशन बना, फला कमीशन बना, फला कमीशन बना। अगर गमले में गोभी उगाने वाले बाहर घूम रहे हैं तो वो हमारी नाकामी के एग्जाम्पल है। घर की छत पे 12 करोड़ का बैगन पैदा करने वाले अगर बाहर घूम रहे हैं, घर के पार्क में 400 करोड़ की आलू पैदा करने वाले बाहर घूम रहे हैं, गमले में 300 करोड़ की गोभी उगाने वाले अगर बाहर घूम रहे हैं, तो ये हमारी नाकामी का वो है। वो इसलिए घूम रहे हैं, हमने मैकाले के अंग्रेजों के कानून को नहीं जलाया। इसीलिए जो हम लोग 8 अगस्त को करने वाले हैं कि हम सबसे पहले ही घटिया कानूनों को जलाएंगे। जब तक ये कानून जलेंगे नहीं तब तक देश में संदेश नहीं जाएगा, जब तब तक सरकारें इन कानूनों को बदलेगी नहीं। उनको बड़ा मजा आता है इन कानूनों में। करना क्या है, मजाक बनाते रहो एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक कीचड़ उछालते रहो, जनता कई भाड़ में। जब महाभारत होता है तो उसमें निर्दोष सेना मारी जाती है। महाभारत हुआ तो केवल दुर्योधन की सेना नहीं मारी गई थी, युधिष्ठिर की भी सेना मारी गई, और सैनिक दोनों तरफ के निर्दोष थे।
दुर्योधन की सत्ता गई, युधिष्ठिर को सत्ता मिली, लेकिन जो 1 लाख सैनिक मार दिए गए उनका क्या दोष था? उनका तो कोई दोष नहीं था ना। ये सत्ता में जो अपना तूतू मैं नूरा कुश्ती करके काम करते रहते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अरे बंगाल के लोग जिनका घर जला दिया गया, जिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनका दोष क्या था? यही तो नहीं तो दोस्त था, उन्होंने जय श्री राम बोल दिया था, भारत माता की जय बोल दिया था, यही तो दोस्त था ना। और गवर्नर वहां पे रो रहा है, घूम घूम के रो रहा है कि हम रो रहे। गवर्नर का रोने का काम है क्या? गवर्नर का रोना दिखाता है हमारी व्यवस्था कितनी घटिया है। अगर गवर्नर अपाहिज हो चुका है इस व्यवस्था में, गवर्नर के हाथ में कुछ नहीं है, तो आम जनता कहां सुरक्षित होगी? अभी मैंने कल ही परसों एक बंगाल के लिए पिटीशन किया है घुसपैठियों को निकालने के लिए। जिस महिला का मैंने पीआईएल किया, भाई साहब से मुलाकात हुई थी, उसके हाथ पूरे तोड़ दिए गए, हाथ में उसके सरिया पड़ी हुई है, सरिया पड़ी हुई हाथ में उस लेडी के, और लोग उसको ढूंढ रहे हैं, वो भागी भागी घूम रही है। अब उसका ढूंढा जा रहा है, उसने पीएल कैसे डाल दिया जाके? फिर तो अगर ऐसे ही घटिया कानून चलते रहे, किसी दिन कोई पुष्पेंद्र कुशरेश को आके मार चला जाएगा, कोई अश्विनी उपाध्याय को मार के चला जाएगा। आप लोग मजे करते रहना, कांग्रेस वाले मोदी जी की मजाक उड़ाएंगे और बीजेपी वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मजाक उड़ाएंगे, बस यही चलता रहेगा। फिर तो व्यवस्था कहां से परिवर्तन हो रही है? ये राहुल गांधी बाहर क्यों है? ये दाऊद के गुर्गे जिनका नाम वोरा कमेटी में था, वो बाहर कैसे है? दाऊद के वोरा कमेटी के बारे में आपको पता ही होगा। वो दाऊद के गुर्गे, उन दाऊद के गुर्गों को पद्म भूषण दिया जा रहा है, पद्म विभूषण दिया जा रहा है। दाऊद के गुर्गे भारत के मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कृषि मंत्री बन रहे हैं। ये क्या तमाशा बना रखा है? हाँ, डिफेंस मिनिस्टर बन रहे हैं, कोई कृषि मंत्री बन रहा है, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही है। मेरा इसलिए आपके इस समय जितने चैनल पे जुड़े हैं साथी, सबसे मेरा आग्रह है, अगर आप लोग सड़क पे नहीं आओगे तो ये आप तय मान लीजिए किसी दिन कोई आएगा, पुष्पेंद्र जी को भी दबा के चला जाएगा, अश्विनी उपाध्याय को भी दबा चला जाएगा। आपको फिर ये बातें कोई कहने वाला मिलेगा नहीं। अगर आप घरों से निकल सकते हैं, व्यवस्था परिवर्तन में हमारा योगदान कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो देखते हैं हम लोग कितना लड़ सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं अपना लड़ने की। आपका कुल मिला के मैसेज यही है कि आप सत्ता बदलते हैं, व्यवस्था नहीं बदलती, और अगर व्यवस्था नहीं बदलेगी तो बहुत लोग हमसे पहले एलिमिनेट हुए और उसमें तमाम ताकतें शामिल रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बनी बनाई जो व्यवस्था जिसकी तरफ अश्विनी जी कह रहे हैं, ये व्यवस्था बनी रहे, इसकी भी बहुत लोग कोशिश में है कि ये बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इसके बने रहने से ही उनकी राजनीति चलती है। लेकिन क्या कोई कब होगा, कौन होगा, कैसे होगा, किस किस्म के भरोसे के साथ ये देश किस किस पे यकीन करे? यहां तो कैसे कैसों पे यकीन किया है। कोई प्रधानमंत्री बात करते करते सो जाता था, कोई प्रधानमंत्री बोलते बोलते 2 मिनट के लिए अंतर्ध्यान हो जाते थे। तो यहां तो हमने हर किस्म को बर्दाश्त किया, तो ये सोचा कि एक एक्टिव चौकन्ना 24 घंटे जागने वाला प्रधानमंत्री लाए, उसके नेतृत्व में हो। और आपने कहा कि टीम का कैप्टन कितना भी अच्छा हो, बात तो आपकी सच है, लेकिन अगर कैप्टन को यह लग रहा है कि मैं वनडे के 5 मैचों में से अगर 2 हारने की कगार पे हूं, 2 हार चुका हूं, तीसरा हार चुका हूं, तो कैप्टन को टीम बदल देनी चाहिए। क्योंकि आपको कोई पद, कोई पुरस्कार से आप नहीं जाने जाएंगे। कई प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें लगी हुई हैं जो 4 महीने के लिए भी रहे हैं, गुलजारीलाल नंदा की भी उस लिस्ट में नाम है, लेकिन कुछ ही को लोग याद करते हैं, और जिसको समाज याद करता है वही जीवन भर जिंदा रहता है। तस्वीरों में और प्रधानमंत्री कार्यालयों में लटक जाने से कुछ नहीं होने वाला है, लोग पढ़ के चल के आगे चले जाते हैं। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं, जो आपका गुस्सा है, जो आपकी तकलीफ है, जो आपका दर्द है, लगभग वही सारी चीजें हमारी भी हैं, आरएसएन की भी हैं, जीडी की भी हैं। और हम में से कोई अगर हम किसी बात को रखते में किसी मंत्री या किसी व्यवस्था या सत्ता की जब बात करते हैं, हमारा मतलब उस इशू तक होता है। हम किसी राजनीतिक दल के ना तो पैरोकार हैं, ना विरोधी हैं, और न खुद कोई राजनीतिक दल से हमारा लेना देना है। हम बार बार राष्ट्र को बचाने की बात कर रहे हैं, सरकारों को बचाने की बात नहीं कर रहे।
सरकारें बनेंगी, सरकारों में लोग वोट देंगे, लोग देते हैं, कुछ विपक्ष में देंगे, कुछ पक्ष में देंगे, लेकिन सरकार बने और राष्ट्र को बचाए। ये जितने मुद्दे हैं उससे राष्ट्र खतरे में है, राज्य खतरे में नहीं है। ये सरकार चली जाएगी, कोई दूसरी आ जाएगी, कोई दूसरे जज साहब आ जाएंगे, पुलिस का कोई दूसरा डीआईजी बन जाएगा, कोई दूसरा होम मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन उससे बदलाव नहीं होगा। इसलिए राज्य को बदलने के लिए राष्ट्र के लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और वो ये मान के चलें कि राष्ट्र हमसे चल रहा है, हमारी आस्थाओं सरोकारों से चल रहा है। भाई हम टैक्स दे रहे हैं, उससे सरकार चल रही है, सरकार कहीं बार बार बाहर से लाके नहीं चला रही है। तो हम ही टैक्स दें, हम ही मारे जाएं, हमारा ही शोषण हो, हमारा ही अपहरण हो और हमें ही लोग आंखें निकाल के कहें कि आप जो है वो मजबूत नहीं है। तो माफ कीजिएगा, अगर 100 करोड़ हिंदू जिसकी बार बार चिंता की जाती है और कहा जाता है, और ये कितनी अपने आप में एक बड़ा सटायर है, कितना बड़ा अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि मैं उसके लिए कि पाकिस्तान का हिंदू भीख मांग करके कहता है हमें बचाओ, हमारा धर्मांतरण ना हो, और हिंदू जो भारत का 100 करोड़ है, जब हिंदू मुसलमान के नाम से ये देश बटा था तो समझ में आता था कि पाकिस्तान के मुसलमान की हिंदू की वहां क्या हालत होगी, लेकिन जब ये देश बटा तो यहां जो मक्कार रह गए वो उनके हिसाब से देश चल रहा है। तो फिर ये बटा क्यों था देश भाई? फिर ये क्या मक्कारी थी भाई? तो जो आदमी शरीफ है, जो इंसान अपने कानून को मानता है, संविधान को मानता है, आप उसके साथ वो व्यवहार करेंगे कि वो मजबूर हो जाए बदलने के लिए। यानी स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन नेशन। आप यहां के लोगों को चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से मर जाएं, चले जाएं, लुट जाएं, अपहरण हो जाए, बलात्कार हो जाए, हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये बीमारी पैदा हो गई है, ये अल्पसंख्यक, ये मुसलमान। भाई कितना मुसलमानों को आपको पालना है? क्या जैसे मोहम्मद ज्वाइन करने जो लोग जा रहे थे, आईएसआईएस जो ज्वाइन करने जा रहे थे, वो जाहिल गरीब मुसलमान थे? वो तो आपके पैसे से आईएएस बने और उसके बाद फखरुद्दीन जैसा जज बना चरखी दादरी के अंदर। वो तो आपके पैसे से बन करके जाकर के इस व्यवस्था को अंदर से कैसे खोखला किया जाए, वो तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये शौक एक चिर्रा गया है कि नहीं मुसलमान गरीब। अरे मुसलमान कहां का गरीब है? ये मुसलमान गरीब लोग 20 बच्चे पैदा करते हैं क्या? किस गरीब के यहां देखा आपने? मुसलमान गरीब है तो तलवार लेके बंगाल में मार रहा है तो वो गरीब है, केरला के अंदर मार रहा है तो गरीब है, दिल्ली के अंदर अगर अंकित शर्मा के 56 चाकू मारे गए तो ये गरीब मुसलमान ने मारे थे? ये गरीब का काम है? किस गलतफहमी का शिकार है सत्ताएं और किस गलतफहमी के इसके अंदर पूरे समाज को लोग रखना चाहते हैं? अश्वनी जी, भाई साहब मैं बस एक बात और कहना चाहूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, कि मैं आप सबसे जितने इस समय साथी जुड़े हैं, प्लीज आप हमारा संदेश जितना ज्यादा हो सके सब तक फॉरवर्ड कर दीजिए। 8 अगस्त को हमें यह समझ में आ जाएगा कि हमें आगे लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि हमारी लड़ाई आपके बिना संभव नहीं है। 8 अगस्त को यह तय हो जाएगा केवल हमें पीआईएल करना है या वास्तव में अब सड़क पे भी कुछ करना है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक हाथ में माचिस, एक हाथ में अंग्रेजी कानून। जैसे पहले कहा जाता था एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, तो मैं आपसे कह रहा हूं एक हाथ में माचिस, एक हाथ में अंग्रेजी कानून। ये अगर अंग्रेजी कानून नहीं बदले गए, ये अंग्रेजी कानून खत्म नहीं हुए, उनकी जगह हमने आज की परिस्थितियों के हिसाब से एक देश एक दंड संहिता, वन नेशन वन पिनल कोड नहीं बनवाया, जिसमें घुसपैठ के खिलाफ भी कठोर कानून हो, धर्मांतरण के खिलाफ भी कठोर कानून हो, जिहाद के खिलाफ भी कठोर कानून हो, लव जिहाद के खिलाफ भी कठोर कानून हो, अलगाववाद के खिलाफ भी कठोर कानून हो, माओवाद के खिलाफ भी कठोर कानून हो, नक्सलवाद के खिलाफ भी कठोर कानून हो, काला धन बेनामी संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून हो, हवाला के खिलाफ कठोर कानून हो। अगर हमने एक दुनिया की सबसे बढ़िया, सबसे कठोर कानून बनवा दिया, तब तो हमारा आगे भविष्य सुरक्षित रहेगा। और हम इसलिए क्यों कह रहे हैं आना, इससे ज्यादा माकूल अवसर नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। अगर मोदी जी के रहते हुए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार से हमने दुनिया का सबसे कठोर इंडियन पिनल कोड एक बनवा लिया, इस सारे मकर जालों को खत्म करा के वन नेशन वन पिनल कोड बनवा लिया, तो याद रखना हमारे बच्चों की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। और अभी नहीं बनवा पाए तो कभी नहीं बनवा पाओगे, फिर डूबने के लिए तैयार रहो। बंगाल वाले तो असम में चले गए, असम वाले कहां भाग के जाएंगे ये बताओ। कश्मीर वाले तो दिल्ली में आ गए, दिल्ली वाले कहां भाग के जाएंगे?
केरल वाले तो भाग के तमिलनाडु चले आते हैं, तमिलनाडु वाले कहां भाग के जाएंगे। और एक विषय जो हमसे छूट गया था, बिल्कुल आपने सच कहा, भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं सभी राज्यों के द्वारा कि गरीब ब्राह्मण, गरीब क्षत्रिय, गरीब यादव, गरीब पटेल, गरीब पासवान, गरीब जैन, वो मजबूरी में अपने रिलीजन के कॉलम में हिंदू लिखने के बजाय मुस्लिम या क्रिश्चियन लिख देता है। मैं एक बार मद्रास गया था, तो जहां हमेशा मैं जाता हूं, मैं कोशिश करता हूं बाई रोड ट्रेवल करूं, थोड़ा वहां से आसपास लोगों से बातचीत करूं, समझूं वहां की स्थितियों। मैं रामेश्वरम से कन्याकुमारी बाई रोड गया, लगभग 300 किलोमीटर का रास्ता है वो, और मैं जगह जगह लोगों से समझते गया, बातचीत करते गया, तो पता चला उस पूरे बेल्ट है, एक पूरी बेल्ट है वो कन्याकुमारी से रामेश्वरम से कन्याकुमारी के बीच में, वहां पे ज्यादातर लोग केवल इसलिए क्रिश्चियन लिख दे रहे हैं, इसलिए मुस्लिम लिख दे रहे हैं अपने रिलीजन के कॉलम में स्कूलों में एडमिशन के टाइम, कि उनको साल में 10,000 रुपए मिल जाता है। हमने मतलब पैसा हमारे मंदिरों से लेके उनके चर्च से पैसे लेने की हिम्मत नहीं पड़ती, अजमेर शरीफ से तो पैसा लेने की हिम्मत नहीं पड़ती, वहां चद्दर चढ़ाते हो, हर साल चद्दर भेजते हो, हमारे मंदिरों से पैसा लेके हमारे बच्चों को मजबूर कर रहे हो कि वो इस्लाम मुस्लिम लिखे और क्रिश्चियन लिखे। शर्म नहीं आती कि क्या मुंह दिखाओगे अपने उस पर? अरे सांसद बने हो, चले जाओगे, दुनिया के सांसद चले गए, 788 सांसद आज भी हैं, 788 सांसद पहले भी थे, 788 कल भी रहेंगे, 10 साल बाद भी आएंगे। एक चीज याद रखना, पार्लियामेंट को बनाना जितना जरूरी है नई पार्लियामेंट, उससे 100 गुना ज्यादा जरूरी है अंग्रेजी कानूनों की जगह नई कानून बनाना। 1927 में बनी हुई पार्लियामेंट को आप बदल के एक नई पार्लियामेंट बना रहे हो, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके। आप अंग्रेजी कानूनों को फ्री में क्यों नहीं बदल देते? सांसद अनाड़ी है, सांसद निकम्मे हैं, उनको नहीं पता तो आप छोड़ दीजिए। आप केवल देश से कॉल दीजिए कि हमें दुनिया अंग्रेजी कानून बदलने हैं, जो लोग सहयोग करना चाहते आगे आए। भारत में 1,000 रिटायर्ड आईएएस है घर में बैठे हुए, 1,000 रिटायर्ड आईपीएस घर में बैठे हुए, 1,000 के आसपास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होकर बैठे हुए। हमारे जैसे लोग अपना सारा काम धाम छोड़ के दुनिया का सबसे अच्छा कानून बना के देने के लिए तैयार है। और कोई मैं अकेला नहीं हूं, भारत में आपको कम से कम 580 उपाध्याय मिल जाएंगे। आप काल तो देके देखो, आप छोड़ दो सांसदों को। प्रधानमंत्री जी, आप देश को एक काल दीजिए, हम आपको दुनिया का सबसे बढ़िया कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून बना के देंगे, हम दुनिया का सबसे बढ़िया धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना के देंगे। ऐसा कानून बना के देंगे किसी की मजाल नहीं पड़ेगी किसी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की लड़की की आंख उठा के देखने की। आप काल तो दे दो, आप एक बार लोगों से मांगो तो। आप आने वाले मन की बात में लोगों से ओपनली मांगिए कि हमको सारे अंग्रेजी कानून खत्म करने। आप डेट फिक्स करिए, अगले साल 15 अगस्त को हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, और नए संसद भवन, जब नई संसद बनेगी सारे नए कानून होंगे। आप अंग्रेजी पार्लियामेंट बदल रहे हैं तो प्लीज अंग्रेजी कानून भी बदलिए। हम आपको, हमारे जैसे लोग, पुष्पेन जी जैसे लोग भारत में हैं, और भी हैं, हम ही 2 लोग नहीं है, बहुत लोग हैं इस देश में। आपको अच्छे अच्छे कानून बना के देखें, आप काल तो दीजिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि नई संसद भवन में पुराने कानून मत चलाइए। कम से कम 1947 के पहले बने हुए 200 कानूनों को खत्म कर दीजिए। और मैं देश के सारे आप साथियों से कहूंगा, 8 अगस्त को एक हाथ में माचिस, एक हाथ में अंग्रेजी कानून लेके जरूर आना जंतर मंतर पे। आपके घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, माता पिता बीमार है, बहुत दिक्कत है, आप फाइनेंशियली एकदम आने लायक नहीं हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अंदर आपकी क्षमता है तो प्लीज आइए। जो बात आपने कही, मैं आज से 41 दिन बचे हैं, जिन लोगों के घरों में कोई संकट है, आर्थिक संकट है, वो वहां खड़े होकर के अपने घर के बाहर भी ये काम कर सकता है। लेकिन ये किसी नेता की रैली नहीं है, यहाँ आपको कोई टिकट नहीं मिलने वाला है। ये इस बात को साबित करेगा कि इस देश में जो 20-25 लोग हैं जो दीवाने हो गए हैं,
जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, कर्नल RS सिंह हो, अंकुर शर्मा हो, या हमारे हमारे जो विष्णु जैन हो, या ललित अंबरदार हो, सुशील पंडित हो, ये तमाम सारे लोग जो कुछ कह रहे हैं, इसमें कोई भी निजी तौर पे आपसे कुछ नहीं मांग रहा है। और ये कॉल इस बात को दर्शाएगा कि क्या वाकई में 100 करोड़ हिंदुओं में से कितने लोग हैं जो सच में सच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना चाहते हैं। इन कानूनों के बदल जाने से शायद हमारे जीवन में तत्कालिक तौर पे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यह तय बात है कि जैसे हम अपने बुजुर्गों को कोस रहे हैं कि उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने अंग्रेजों की बहुत सारी चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी लेकिन ये नहीं लड़ी, ऐसे ही हमारी आने वाली संतानें, आने वाली जनरेशनें हमें ये न कहें कि कम से कम इनको मालूम था तो इन्होंने क्या किया, ये चिल्लाए नहीं, ये बोले नहीं। हम बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारी जो सामर्थ्य है उसके तहत ये कॉल दे रहे हैं। 8 अगस्त 2021 को जंतर मंतर पर जितने लोग लगातार मेरे और अश्वनी जी के या और दूसरे लोगों के साथ में अश्वनी जी जो ये बातचीत कह रहे हैं, ये बात चाहे यहां 1 लाख लोग देख रहे हो या 2 लाख लोग देख रहे हो, आप कोशिश करें कि इस पूरे मैसेज को, इस पूरे वीडियो को करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं। 100 करोड़ को न पहुंचाएं, 5 करोड़ का लक्ष्य रख लें। 5 करोड़ लोगों तक अगर बात पहुंचेगी, मुझे पूरी उम्मीद है 1 करोड़ लोग जरूर पहुंचेंगे। और जब 1 करोड़ लोग पहुंचेंगे तो शाहीन बाग वाले अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि उनको पता चल जाएगा कि लोग जाग गए हैं और झूठ का प्रचार करके डरा के धमका करने वाले लोग भाग जाएंगे। इसलिए ये अश्वनी उपाध्याय का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, अश्वनी कुमार को कोई टिकट नहीं लेनी है जिसके लिए रैली बना करके बताना है कि देखो इतने लोग हमारे साथ हैं। इसमें विघ्न भी आएंगे, लेकिन आपको एक सच्चे ईमानदार भारतीय राष्ट्रीय नागरिक के तहत आपको 8 अगस्त को जंतर मंतर पे पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते हैं। ये आप वैसे ही आ रहे हैं जैसे हम अपने घर से आएंगे। हम सिर्फ दिल्ली में रहते हैं, इसलिए हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम बहुत साधन संपन्न लोग हैं। लिहाजा बार बार हर हमारी जो बातचीत होती है उसमें अश्वनी जी ये बात कहते हैं, मैं भी उसको अपने लेवल पे जहां जहां कह सकता हूं वहां कह रहा हूं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भागीदारी उस कमजोर की भी है, उस बेरोजगार की भी है, उस छोटे हिंदू की भी है, बड़े हिंदू की भी है, 80 साल के भी है, 90 साल के भी है। इससे लोगों को पता चले कि देश में बदलाव की मांग हो रही है। सरकार बदलने के लिए हम लोगों ने वोट दिया, अब सरकार से कानून बदलवाने के लिए हमें बिना वोट दिए दिल्ली आना होगा। आप सब ने हमारी बात सुनी और ये लक्ष्य बनाएं कि ये जो वीडियो है, समग्रता में जो बात है, जो तकलीफ है अश्वनी जी की और इनके साथियों की, ये लोगों तक पहुंचे। और ये जितनी पहुंचेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश में जो 100 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, जो अपने राष्ट्र के लिए जिंदा हैं, अपने सरोकारों और अपनी परंपराओं और अपनी आस्थाओं के लिए जीते हैं, वो इस बात को समझेंगे कि खतरा कितना गंभीर है। ये किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों का मामला नहीं है, किसी इस सरकार और उस सरकार के खिलाफ मामला नहीं है। अगर कोई है तो उसकी ताकत के साथ हम खड़े होंगे उसके साथ, लेकिन उसे भरोसा देना होगा कि अब कानून का ये जो पूरा मुलम्मा है, ये जो मकड़ जाल है, जिसने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जिसने इसमें डकैत और बदमाश पैदा करने की जो इसके अंदर तासीर है इन कानूनों में, उनको खत्म करने की तासीर नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था लोगों को बदमाश बनाती है, गुंडा बनाती है, लुटेरा बनाती है, लोगों को प्रेरणा देती है कि कैसे भारत को लूट करके आप भाग जाएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये कानून होगा, आज उसको पकड़ेंगे, आज इसको लाएंगे, वो लाएंगे, कोई नहीं आता। लिहाजा मैं फिर एक बार आप सबसे ये कहने के बाद अश्वनी आप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हर बार आते हैं, अपनी बातों को बड़े जज्बातों के साथ रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं और इतने सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, इतने सारे आप ऐसी चीजें बताते हैं जिसमें सरकार के लिए आसानी पैदा हो जाए। सरकार को अगर राजनीतिक तौर पे नफा नुकसान भी देखना है तो सुप्रीम कोर्ट की आड़ में भी वो बहुत सारे काम कर सकती है, कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। उन्हें ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर ये कानून बनाएंगे तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ही किसी कानून की बात कर रही है तो फिर आपको कानून के चैलेंज की जगह ही खत्म हो गई। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम देखने वालों से फिर मैं कहूंगा कि ये बातें लोगों तक पहुंचाएं, तभी हमारी कामयाबी है। ये सिर्फ हम 2 लोगों के बीच में कुछ लोगों को इकट्ठा करके बात करने के लिए नहीं है, इसका अलावा कोई नहीं है। ये एक माध्यम है, जिस माध्यम का हम इस्तेमाल इसलिए कर पा रहे हैं कि अगर ये भी नहीं होता तो ना हमारे पास अखबार है, ना टेलीविजन है, ना रेडियो है, और जिन लोगों के पास है वो है। लेकिन इस माध्यम का सही इस्तेमाल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जागरूक करिए, इन खतरों से लोगों को आगाह करिए,
तब जाकर के ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये लड़ाई मेरी और अश्विनी जी की या आरएसएन जीडी की नहीं है, हम सब की लड़ाई है। लिहाजा सामूहिक तौर पे अगर सरकारें इसी बात को समझती है कि सड़कों पे कितने लोग आए थे, अगर इसी गिनती के तहत शाहीन बाग से सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाती है, सत्ताएं चुप हो जाती हैं, पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो क्या आप गिनती में भी कम हैं? क्या यहां यह बताया जा रहा है कि जो पीएचडी करा हुआ है उसी को आना है? जो भी है, जहां भी है, जिस हालत में भी है, अगर दिल्ली के आसपास के 4-5 राज्यों ने भी तय कर लिया तो भी एक मैसेज जाएगा कि आखिर ये लोग आए किस लिए हैं। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन के लिए कभी बाहर निकले हों, कानून बनवाने के लिए बाहर निकले हों, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग आपस में बातचीत तो करते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पे कभी हमने उसका प्रदर्शन नहीं किया। अब समय आ गया है कि व्यवस्था में जो कानून है, जो दीमक लगी हुई है, उसको समाप्त करने का समय है। उसकी मांग करने के लिए आप लोग 8 अगस्त को आप लोग दिल्ली पहुंचे, जो जहां है जिस तरह पहुंचे। आज से 41 दिन बचे हैं, हर दिन हर एक आदमी 5 लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए तो भी लाखों लोग पहुंचेंगे। अश्विनी जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग फिर किसी अगले विषय पे किसी और दिन हम फिर आएंगे, फिर बैठेंगे और कुछ नई जानकारियों के साथ तमाम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।